चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9 चैप्टर 12th बिजनेस का 9 चैप्टर। इसमें मैं आपको समरी में पहले बता दूं, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें आपको मिलेगा फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। मैनेज करने में आपको सारी बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहला पैसा कहाँ से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। आपको ये पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आने वाला है। दूसरा पॉइंट होगा कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हो अपने बिजनेस में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगा तो पैसे का लेने का कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा लेने के बाद आपको प्रॉफिट तक पहुंचना है तो आपको इन्वेस्टमेंट सही करना होगा। इन्वेस्टमेंट सही हो गया, चलो प्रॉफिट आ गया, तो तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड बांटना। डिविडेंड बांटना इसका मतलब है प्रॉफिट बांटना। प्रॉफिट किस में बांटेंगे आप बांटेंगे प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में, मतलब जिन्होंने आपके बिजनेस को चलाने के लिए पैसा दिया है। ठीक है, उनको जब आप प्रॉफिट बांटते हो तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। चलिए अपन सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। 9 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12th बिजनेस स्टडीज का। सबसे पहले आता है भैया बिजनेस फाइनेंस, कि भैया पहली बात तो ये कर दीजिए कि बिजनेस का सबसे मेन बात ये कि उसका फाइनेंस कैसे आएगा, पैसा पैसा का जुगाड़ कहाँ से होने वाला है। तो ये डिसाइड कर लो कि बिजनेस सब करना चाहते हैं, आइडिया सबके पास है, लेकिन सबको क्या करना है, पैसे का जुगाड़ करना है कि भैया पैसा कहाँ से आएगा। आपको ये पता चलेगा कि आपको बिजनेस करना है, तो अब दूसरा आएगा कि भैया पैसे का मैनेजमेंट कैसे करोगे। पैसे का मैनेजमेंट, अब पैसा अगर आपको मिलता भी है तो आपने कैसे उसको मैनेज करना है ये भी क्लियर कर लो। कैसे कि भैया आप कितना पैसा लॉन्ग टर्म पे लगाने वाले हो एसेट्स पे और कितना शॉर्ट टर्म एसेट पे लगाने वाले हो। इसका ये मतलब कि बिजनेस में लंबे समय तक के लिए कहां पर आप अपना पैसा फंसाने वाले हो और थोड़े समय के लिए कहां पैसा फंसाने वाले हो, ये क्लियर कर लो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट्स पे। रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, कि क्या मेन रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, सब में पढ़ाया जाता है, 12th में भी पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद कॉमर्स बीकॉम में भी पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको एमबीए में पढ़ाया जाएगा। तो आप समझ लो कि जरूरी क्या है। तो भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल सा है कि अगर आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या देखते हो भैया, साइज ऑफ बिजनेस की। बेसिकली आप फिक्स एसेट में कितना खर्च करोगे। अगर आपका बिजनेस का साइज ज्यादा बड़ा है तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे एक सीमेंट फैक्ट्री को ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, लेकिन अगर एक नॉर्मल सी फैक्ट्री खोल रहा है, जो छोटी सी फैक्ट्री खोल रहा है, तो उसको क्या है, कम पैसे की जरूरत होगी। तो भैया कोई बड़ी फैक्ट्री खोलोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। फिर एसेट, करंट एसेट में आप कितना इन्वॉल्व करने वाले हो। मतलब दो तरीके के एसेट होते हैं बिजनेस में, एक होती है फिक्स, एक होती है करंट। फिक्स वो जो लंबे समय के लिए आपने खरीद के लगा दिया और लंबे समय तक उसको नहीं छुएंगे। करंट एसेट वो जो कम समय के लिए आपने कहीं पे लगाया है, बहुत जल्द उसको आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे। फिर बोला गया कि भैया आप कितना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे बिलीव करते हो। भैया आप कितना पैसा लंबे समय के लिए उठाना पाओगे मार्केट में। अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप लंबे समय के लिए अपने पैसे ला रहे हैं कि भैया मैं 5 साल तक पैसे नहीं दूंगा वापस, तो आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं या फिर कुछ और जिससे आप लॉन्ग टर्म फंड लेकर आ रहे हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म वाला फंड है। लेकिन आप छोटे समय के लिए पैसा लेके आ रहे हैं, साल साल 2 साल में आप वापस चुका दोगे, तो वो क्या है, आपका शॉर्ट टर्म फंड है कि आप थोड़े से समय के लिए पैसा लेके आ रहे हैं। वो बैंक वगैरह से लोन वगैरह ले सकते हैं, उसके लिए आपको शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है। फिर बोला भैया आप ही किस तरीके से ब्रेकअप करोगे इस लॉन्ग टर्म फंड का, जहां से आप कहां कहां से ला सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो है डेप और दूसरा है इक्विटी। मतलब पहला डेप मतलब लोन लोन ले लो और सीधे सीधे बिजनेस चालू कर लो। दूसरा कि भैया थोड़ा लोन ले लो और थोड़ा इक्विटी से ले लो। इक्विटी मतलब कि अपनी बिजनेस की हिस्सेदारी बांट दो। हिस्सेदारी बांट देना मतलब शेयर्स इशू कर देना और लोग आपके शेयर खरीद लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए पैसा आ जाएगा। चलिए, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस का भी भैया कैलकुलेशन कर लो। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं बाद में, क्योंकि भैया आप कैसे प्रॉफिट कमाओगे, वो प्रॉफिट कैसे बटेगा उन सारे शेयर होल्डर्स में, ये भी क्लियर कर लो। उसको हम प्रॉफिट को डिविडेंड बोलेंगे। जो अगर बिजनेस अच्छा चला, प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम बांटेंगे आपस में, उन सारे शेयर होल्डर में बटेगा, उसको हम डिविडेंड मानेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन रोल क्या है। वो ये चाहता है कि भैया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर है आपके बिजनेस का, उस का पूंजी बढ़नी चाहिए। मतलब कि अगर उसने आपकी कंपनी के शेयर, एक शेयर 10 रुपए का खरीदा, तो आने वाले समय में वो 10 से 20, 30, 40, मतलब वो बढ़ना चाहिए, उनको वो चाहिए। इसलिए आप उसके लिए काम करो, उसमें आपका भी फायदा। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा आपके होंगे क्योंकि आपकी कंपनी होगी। ठीक है, तो फायदा तो आपका भी है जब शेयर कीमत बढ़ रही होगी, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगी। आपको काम करना पड़ेगा क्वालिटी काम करके, और उसके बाद आपकी गुडविल, इसके बाद मार्केट में उसकी डिमांड, तब जाके आपकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी। चलिए,
फिर आता है भैया कि इस डिसीजन में अपन 3 डिसीजन देखेंगे भैया। फाइनेंशियल डिसीजन जो हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन 3 डिसीजन पे बेस्ड है। मतलब अगर पूरा फाइनेंस के इस चैप्टर को समझना है तो इन 3 बातों को समझ लो। पहला कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आप जो पैसा लेकर आए हैं इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हैं। अगर आपको ये पता है कि भाई आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपको पैसा तो मिलेगा, रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा बोलता है भैया फाइनेंसिंग डिसीजन, कि भैया आप पैसा लाओगे कहाँ से, वो भी बहुत बड़ा मैटर है। कई बार हम आंख बंद करके कहीं से भी पैसा उठा लेते हैं। भैया बैंक ने आपको बहुत बहुत हाई रेट पे इंटरेस्ट लगाकर दे दिया लोन, तो क्या कर लोगे, आकर बिजनेस करोगे, उसको चुकाना तो पड़ेगा ना। तो भैया आपको ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा उठाना आपके लिए सस्ता पड़ेगा, इक्विटी से उठाएं या डेब्ट से उठाएं, ये कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा। फिर होता है भैया डिविडेंड डिसीजन, कि आप अगर प्रॉफिट कमाते हो तो आपका प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा, आपके शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए कितना पैसा आप बांटोगे। ऐसा नहीं कि आंख बंद किया बांट दिया पूरा पैसा, नहीं, आपको बिजनेस के लिए भी रखना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ के लिए भी रखना पड़ेगा। और थोड़ा पैसा क्या करना है भैया, स्टार्टिंग में तो आपको लोन वगैरह भी चुकाने हैं, टैक्सेस भी देने हैं, सब कुछ क्लियर करने के बाद जो पैसा लगता है कि कैलकुलेट करने के बाद ये पैसा बच जाएगा, इतने में अपन डिविडेंड बांट सकते हैं, वो पैसा डिविडेंड में बटेगा। याद रखना 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट, कि फाइनेंस डिसीजन लेना है तो फाइनेंशियल डिसीजन में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फाइनेंस और तीसरा होता है डिविडेंड। आगे चलते हैं तो फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। भैया आप लंबे समय के लिए अपने बिजनेस में जो पैसा लगाने वाले हो, आपके प्रोजेक्ट में जो लगने वाला है, वो डिपेंड करता है कि भैया आपका बिजनेस का प्रोजेक्ट कैसा है। अगर आपने बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया तो आपको कैपिटल की इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबे समय का प्रोजेक्ट है, तो भाई आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिटर्न बोलता कि आप उससे इन्वेस्टमेंट से कितना कमाओगे। भैया कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहता कि भैया वो 1 करोड़ रुपए लगाए और बदले में वो 80 लाख रुपए कमाए। उसको चाहिए भैया 1 करोड़ लगाया है तो 1.5 करोड़ कमाए। तो इसका ये मतलब है प्रॉफिट, सबको चाहिए भैया प्रॉफिट। ये बोलता है कि रेट ऑफ रिटर्न, उससे कितना कमाया, इन्वेस्टमेंट से कितना कमाया, ये होता है रेट ऑफ रिटर्न, कि रिटर्न कितना मिला। फिर आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, आपके इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया क्या है। भैया आपको जो क्राइटेरिया है बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमेशा प्रॉफिट वाला रास्ता चुनिए, जहां पर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो, रिस्क थोड़ा कम हो। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है भैया फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। अब आता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए आपको कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बोलता है भैया कॉस्ट। कॉस्ट किस चीज की कॉस्ट, भैया अगर आप डेब्ट से पैसा उठा रहे हो, मतलब लोन से पैसा उठा रहे हो, तो वो उसकी कॉस्ट आपको कैसी पड़ रही है ये देख लो। अगर आप इक्विटी फॉर्म से पैसा उठा रहे हो तो उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी ये भी देख लो। जो आपको रीजनेबल लगे उस रास्ते पर जाओ, या दोनों का कॉम्बिनेशन लो, कि थोड़ा पैसा डेब्ट से लो, थोड़ा इक्विटी से लो। कॉस्ट देखना कम या ज्यादा बहुत अंतर करेगा, इस बात से आपको क्या करना है, समझ कर चलना है कि कम या ज्यादा क्या है। अगर आपको रिस्क की बात करें, भैया अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो सीधी सी बात है आपको क्या करना होगा, इक्विटी इश्यू करना होगा, क्योंकि लोन नहीं लिया जाता रिस्क फैक्टर पे। अगर आपके ऊपर रिस्क ज्यादा है तो आपको रिस्क शेयर करना मांगता, तो उसके टाइम पे क्या करने का है कि भैया ज्यादा शेयर इशू कर दो, नंबर ऑफ शेयर इशू हो गए तो क्या हो गया, ओनर्स बढ़ गए तुम्हारे बिजनेस के, तो रिस्क शेयर हो गया। लोन ले लेने से और रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि भैया चुकाना तो तुम्ही को है। नेक्स्ट बोलता है भैया फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जब आप कंपनी बोल रही है कि मुझे शेयर इशू करके पैसा लेकर आना है, तो जब तुम शेयर इशू करते हो तो उसको बोलते हैं फ्लोट करते हो, शेयर फ्लोट करते हो, तो वो फ्लोटेशन की भी कॉस्ट होती है। ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि भैया उसमें आपको बहुत सारे अप्रूवल लेनी होती है। कंपनी एक्ट में रूल्स हैं वो फॉलो करो, फिर सेबी के कुछ रूल हैं वो फॉलो करो, सब जगह आपकी कुछ कुछ कॉस्ट होगी, जो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज सब लगते लगते आपका उसकी कॉस्ट होगी। अगर वो बेयर कर सकते हो तो जाकर आप शेयर इशू करिए, अदरवाइज बैंक से लोन ले लीजिए। आगे बढ़िए। फिर बोलता है कैश फ्लो पोजीशन, आपके बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। 2 तरीके का कैश फ्लो पोजीशन होता है, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। याद रखना है इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो क्या होता है, बिजनेस में कितना कैश आ रहा है। आउटफ्लो क्या होता है, बिजनेस से कितना कैश जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर इनफ्लो ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि आप डेब्ट से पैसा उठा सकते हो। इनफ्लो मतलब बिजनेस में कैश आता है, बहुत आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से लोन चुका सकते हो। काय के लिए हिस्सेदारी बांटना, मतलब इक्विटी शेयर क्यों इश्यू करना, अपने प्रॉफिट को क्यों बांटना आपस में। तो इसलिए क्या कर लो, अगर इनफ्लो ज्यादा है तो डेब्ट के से पैसा उठा लो, अगर इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो क्या करो, इक्विटी से पैसा उठाओ, कि भैया आपको यहाँ पर रिस्क शेयर होगा। याद रखना रिस्क होता है तो इक्विटी से पैसा उठाया जाता है, और इनफ्लो ज्यादा है तो डेब्ट से पैसा उठाया जाता है। ये कैलकुलेशन है, कम ज्यादा का खेल है। फिर आता है भैया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके बिजनेस में कितना लगना ही लगना है, मतलब आपको रेंट देना ही देना है, सैलरी देनी ही देनी है। अगर आपको ये कैलकुलेट करने के बाद पता चल रहा है कि भाई ये कॉस्ट मेरी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये समझ में आ जाना कि आपको फंड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फाइनेंस आपको यही बता रहा है कि भैया आपको सिर्फ क्या करना है,
चीज़ों को समझना है कि क्या आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, कम लगेंगे, किस केस में। तो ये बातें बस समझने की बात है। तो भैया आपको आगे बताऊँ कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आप कंट्रोल की बात करते हैं बिज़नेस में, तो बिज़नेस के कंट्रोल की बात करें तो बिज़नेस में अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहते हो, तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, सीधी-सी बात है। अगर आप बिज़नेस में कंट्रोल नॉर्मल सा रखना चाहते हो, तो आपका पैसा भी कम लगेगा। कंट्रोल रखोगे तो भाई सीधी-सीधी बात है, लोग लगेंगे, देखने वाले लगेंगे, कैमरेज़ लगेंगे, मशीनें लगेंगी, जो कंट्रोल सिस्टम को ज़्यादा बेटर बनाएँगे, तो पैसे भी तो ज़्यादा लगेंगे, सीधी-सी बात है। आगे बढ़ते हैं, स्टेक ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर आप कैपिटल मार्केट की पोजीशन देख रहे हैं, उसके हिसाब से अगर शेयर मतलब अपने शेयर इश्यू करना चाहते हैं, मतलब मार्केट अगर बूम पे चल रहा है, तो शेयर इश्यू करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसी टाइम पर आपके शेयर की भी कीमत धीरे-धीरे बढ़ जाएगी। मार्केट डाउन जा रहा है भाई, डाउन जा रहा है, इसका मतलब क्या, उस टाइम पे अगर आपने शेयर इश्यू कर दिए, तो आप भैया जैसे ही आपने शेयर इश्यू किया, आप भी उनके साथ डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि भैया तूफान में कश्ती नहीं उतारी जाती। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या है भैया? डिविडेंड डिसीजन में भी सिंपल सा कैलकुलेशन, कम ज्यादा याद रखना। कैसे बोल रहा हूँ? अगर भैया दो, एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी चीज को अगर आपको कैलकुलेट करना है डिविडेंड में, तो आप बस ये याद रखिए कि हाई एंड लो। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ आएगी। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, बिजनेस ने पैसा कमाया कितना। अगर ज्यादा कमाया हाई, तो सीधी सी बात है क्या, डिविडेंड ज्यादा बांट दो। और अगर कम कमाया तो डिविडेंड कम बांटो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या बोलता है कि भैया आपके बिजनेस को कंटिन्यू फायदा हुआ है, मतलब कि अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे भी देख रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मतलब पिछले कई सालों से प्रॉफिट होता आया है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड ज्यादा बांटेंगे। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, पिछले 3 साल से लॉस हुआ है, इस 2 ही साल में प्रॉफिट हुआ है, तो भैया आप क्या करोगे, डिविडेंड कम बांटोगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कि भैया कंटिन्यू कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो बांट दो डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड यहां पर बोलता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड बोलता है कि भैया आपकी कंपनी ने हमेशा इतना तो डिविडेंड दिया ही है, मिनिमम। अगर वो बोलते हैं अपने प्रॉफिट का 20% डिविडेंड बांटा ही है, हम उससे कम नहीं जा सकते, ये हमारी रेपुटेशन की सवाल है, तो वो क्या बोल रहा है, हम उतना अपना मेंटेन करके चलेंगे, भले थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो हम इस बार संभाल लेंगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी को लग रहा है कि भैया मेरी कंपनी को अभी दिख रहा है कि अभी ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, तो इस समय पे मुझे डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए या कम। सीधी सी बात है, कम। क्यों? क्योंकि भैया मुझे ग्रोथ दिख रहा है, तो जिस ग्रोथ में मेरे को दिख रहा है वहां पे मुझे पैसा डालना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब मुझे अभी ये डिविडेंड के पैसे काट के थोड़े से इनके इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और बाकी इनको डिविडेंड क्या करना है, कम बांटना है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, अगर बिजनेस को ग्रोथ दिख रही है तो डिविडेंड कम बांटो और ग्रोथ पे पैसा लगाओ, क्योंकि जब वो ग्रोथ होगी तो इनका भी भला होगा, बाद में इनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कल को कंपनी बढ़ेगी। तो ग्रोथ होगा तो याद रखना डिविडेंड कम। फिर होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपके बिजनेस में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बढ़ रही है, तो क्या होगा, डिविडेंड कम बांटो, क्योंकि भैया फिक्स्ड ऑपरेटिंग में आपको खर्चा ज्यादा हो रहा है। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कम है, वही मैंने बताया, वही जो आपका रेंट, सैलरी और बाकी खर्चे जो बिजनेस के हैं, वो आपके फिक्स होते हैं, जो होने ही होने, तो वो अगर कम है तो डिविडेंड ज्यादा बांटो। कंट्रोल कंसिडरेशन कि भैया अगर आप बिजनेस में कंट्रोल चाहते हैं, तो क्या करना है, शेयर इशू नहीं करना है, मतलब इक्विटी शेयर इशू नहीं करना है, ओनर्स और नहीं बढ़ाना है। क्या कर लो, लोन ले लो। अगर आपको डर ये सता रहा है कि भाई मैं अपने बिजनेस का कंट्रोल नहीं खोना चाहता, तो आप लोन ले लो, इक्विटी इशू मत करो। और ये क्या बोलता है कि भैया अगर डिविडेंड की भी बात करोगे तो यही होगा कि भैया अगर आपको डिविडेंड बांटना है, अगर आपको लगता है कि डिविडेंड ज्यादा बांटना पड़ रहा है, मेरे को कंट्रोल नहीं खोना, तो आप लोन की तरफ चले जाओ, आपको डिविडेंड बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा कम डिविडेंड में भी आपका काम चल जाएगा। फिर बोलता है कि भाई पे ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल मार्केट के भी बारे में देख लो कि कैपिटल मार्केट अगर उस टाइम पे बूम पीरियड पे चल रहा है, तो भैया आप क्या बोलो, डिविडेंड ज्यादा बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कैपिटल मार्केट बूम पे दिखता है तो आप ज्यादा बांट दीजिए, अगर आपको लगता है मार्केट बहुत डाउन है तो आप डिविडेंड कम बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग अ डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर अफेक्टिंग और डिविडेंड डिसीजन, अब कौन कौन सी बातें हैं जो डिविडेंड डिसीजन पे आपके। चलिए अब आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसे होगी? तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि फंड और फंड का यूटिलाइजेशन, कि भैया आप कैसे यूटिलाइज करोगे अपने फंड को। आपने पैसा तो ले लिया, पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंट है जो आप देखने वाले हो भैया? फाइनेंशियल प्लानिंग में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि आपके लिए सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, फंड कहां से अवेलेबल होगा आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसको बोला जाएगा कि भैया आपको अननेसेसरी फंड क्या करना है, राइज नहीं करना है। अगर आपको फंड की जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती में और पैसा मार्केट से मत उठाओ। मतलब बैंक तो आपको लोन देने के लिए बैठे ही है, और मांगो और देगा, और मांगो और देगा, लेकिन इंटरेस्ट भी आप ही को चुकाना है और पैसा भी वापस लौटाना है, तो रखा हुआ फंड आपके लिए खतरनाक है।
फिर बोलते हैं भैया फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंट क्या है, तो आगे देख लीजिए कि भैया आप फ्यूचर के लिए क्या रहोगे, प्रिपेयर रहोगे कि भैया मार्केट में अगर आपके बिजनेस में आगे क्या होने वाला है, अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाए या दिक्कतें हो जाए, तो आपका प्लानिंग जो होती है वही काम आती है। अगर फाइनेंस का आपने पूरा प्लान कर रखा है कि भैया कुछ एक्सीडेंटल केसेस के लिए भी आपके पास पैसे पहले से हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, आप हर चीज के लिए तैयार हो जाए। बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस, कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है आपके बिजनेस में, कोई भी झटका लग सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना आपके बिजनेस को दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको बोला कि भैया आप जो भी जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो आपका कोऑर्डिनेशन होना, किसमें आपके जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्या बोला कि बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, आपके अलग अलग फंक्शंस हैं, मार्केटिंग चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, इन सब में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो उसी तरह फाइनेंस का भी सिस्टम है कि वो सब में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तब जाके फाइनेंस का सिस्टम सही चलेगा। फिर वो बोलता है जो उनके बीच में जो गैप है, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, जो गैप आ रहा है, उसको खत्म करो। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की एक काम कर दिया और फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर दोबारा वही काम करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रहा है, फंड वेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे वर्कअप की एफिशिएंसी भी खराब हो रही है। इससे बचो और प्लान ऐसा बनाओ कि एक बार में ए बी सी डी सीधे सीधे प्लान खत्म हो। ए हो गया, बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर से ए को करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए कि एक ही काम को दो दो बार करना पड़ रहा है और बार बार करना पड़ रहा है। फिर बोल रहा है लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस डिसीजन, आपको लिंक होना चाहिए कि भैया इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस डिसीजन, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है और जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, इन दोनों में लिंक होना चाहिए कि आपको प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है और आप उससे रिटर्न कैसे कमाने वाले हो। फिर उसके बाद बोला कि भैया आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस सीधे सीधे बोलता है कि भैया आपका बिजनेस में जो आप करने वाले हो उसके काम को पहले से एनालाइज करके उसका एक ब्लूप्रिंट बना लो कि भैया मार्केट में आप क्या काम कैसे करने वाले हो। फिर आता है भैया कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है, आपके डेप्थ और इक्विटी में। कैपिटल स्ट्रक्चर कि भैया कितना आप डेप्थ यूज करने वाले हो, कितना इक्विटी। कैपिटल मतलब बिजनेस की पूंजी, आप जितना फंड अपने बिजनेस के लिए आने वाले हो उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप डेप्थ से उठाओगे या तो इक्विटी से। आगे देखते हैं भैया, अगर आप उठा रहे हो तो इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन, आपके बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। बिजनेस में अगर इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो बिजनेस अच्छी जगह चल रहा है। बिजनेस का इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो आपका बिजनेस खतरे में चल रहा है। ये बातें मैंने आपको अभी आगे भी बताई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलता है कि आप अगर लोन लेते हो तो कितना आपका बिजनेस कमा लेता है जिससे वो इंटरेस्ट पे कर सकता है। अगर वो इंटरेस्ट कमाने की हिम्मत रखता है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा है, आराम से लोन लेगा और इंटरेस्ट चुका देगा, तो वो लोन की तरफ जा सकता है, डेट की तरफ जा सकता है, अदरवाइज वो इक्विटी की तरफ जाता। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका एक फॉर्मूला भी है जिसमें ये बोला गया कि भैया ये इसका एडवांस वर्जन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं दे पा रहा था इस बात से कि भैया उसने ये देखा है कि बिजनेस ने जितना कमाया और वो सीधे से इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन डेट सर्विस कवरेज रेशियो ने आपको ये बता दिया कि भैया आप किस तरीके से बिजनेस में जो पैसा कमा रहे हो उसका भी कैलकुलेशन कर लो कि कितना आपको कहाँ कहाँ चुकाना है, उसके बाद जो बच जाता है उससे आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे या नहीं। सिंपल सा तरीका कि इसका एक एडवांस मेथड जो आज की डेट में ज़्यादा फॉलो होता है कि अगर आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया है सीधे सीधे उसको इंटरेस्ट देने का मतलब कैलकुलेशन मत करो कि लोन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ये कैलकुलेशन मत करो। पहले ये देख लो कि भैया जितना पैसा कमाया है उससे जितने भी आपको पैसे चुकाने हैं वो चुकाने के बाद भी आप इंटरेस्ट चुका पाते हो या नहीं, ये देख लो। अगर चुका सकते हो तो आप सीधी सी बात है आप क्या करिए, लोन लीजिए, अदरवाइज आप इक्विटी की तरफ जाइए। कैपिटल के दो ही फंड है, या तो इक्विटी जा रहे हो या तो डेट की तरफ जा रहे हो, उसका कैलकुलेशन बस हम कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना आप जो कर रहे हो उससे कितना रिटर्न कमाओगे। रिटर्न आपका जो है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है, आपने कितना कमाया, इन्वेस्टमेंट कितना किया उससे कितना कमाया। फिर कॉस्ट ऑफ डेट कि भैया आप बिजनेस में अगर लोन ले रहे हो तो उसकी क्या कीमत है, लोन की भी एक कीमत है क्योंकि आपको इंटरेस्ट चुकाना है और पैसा भी आपको वापस करना है, तो वो भी एक कीमत है उसकी। फिर बोलता है भैया टैक्स रेट कि भैया बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी लेगी, तो ये भी कैलकुलेट कर लो कि कितना आपको टैक्स चुकाना है। टैक्स जनरली बोलता है इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भैया अगर कंपनी चल रही है तो उसका 30% उसको टैक्स देना पड़ता है, और फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आकर बिजनेस करती है तो उससे 40% उनके प्रॉफिट का टैक्स उनको देना पड़ता है। जनरल रूल है, अलग अलग जगह अलग अलग है। फिर आता है भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या बोलता है कि आप इक्विटी अगर इशू कर रहे हो तो उसका क्या खर्चा होगा ये भी पता कर लो। मतलब कि अगर आपने सोचा ही नहीं कि शेयर इशू करने में आपका कितना खर्चा होने वाला है और आपने उसमें अब ओखली में सर दे मारा, तो भैया आपके क्या हो जाएगा, आपको परेशानी बढ़ जाएगी।
क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करने में भी कुछ खर्चे होते हैं जो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, तो पहले वो भी कैलकुलेट कर लो। फिर बोलता है भैया फ्लोटेशन ऑफ कॉस्ट, बेसिकली फ्लोटेशन कॉस्ट ये बोलता है कि अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो उसके जो खर्चे हैं ये फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब कि अगर आप शेयर फ्लोट कर रहे हो मार्केट में तो उसके भी खर्चे हैं, तो पहले वो भी डिसाइड कर लो कि वो कम है या ज़्यादा, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तब जाके शेयर इशू करना, नहीं तो शेयर पे मत जाओ, डेप से पैसा उठा लो। जब भी इक्विटी नहीं कर पाओगे तो डेप से पैसा उठाओगे, और डेप नहीं कर पा रहे हो तो इक्विटी से पैसा उठाओगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। रिस्क की बात करें, अगर रिस्क की बात करें, रिस्क आपके बिजनेस में ज़्यादा है तो आप इक्विटी से पैसा उठाओगे, अगर रिस्क कम है तो आप लोन से ले लोगे, तो लोन मतलब डेप से पैसा उठाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म मत करना, मतलब अगर बैंक आपको 1 करोड़ लोन देने के लिए तैयार है तो पूरा पूरा 1 करोड़ उससे मत ले लेना, 80 लाख या 70 लाख लेना, बाकी वो जो 30 लाख 20 लाख का जो अंतर है ना वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है, मतलब कि भैया बुरे वक्त पे जब आपको लोन की जरूरत होगी तो बैंक आपको दोबारा लोन दे देगा 10-20 लाख का, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म नहीं होने देना। फिर होता है कंट्रोल, बिजनेस में कंट्रोल बनाए रखना कि भैया बिजनेस मेरा कंट्रोल में रहे, इसलिए हमें शेयर क्या करना है, इशू नहीं करना है, हमें जितने लोग हैं इतनी में शेयर इशू है और इन लोग को डिविडेंड बांटेंगे, और शेयर इशू कर दोगे तो और डिविडेंड बांटना पड़ जाएगा और लोगों को आपको शेयर प्रॉफिट शेयर करना पड़ जाएगा। फिर बोलता है भैया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो आपके कंपनी एक्ट के रूल हैं, जो स्टॉक मार्केट के रूल हैं, ये सबको फॉलो करना पड़ता है भैया, इनके रूल को आप तोड़ नहीं सकते, तो उनके भी खर्चे और उनके भी हिसाब लगा लो कि भैया उस तरीके से बिजनेस में आपको कितना खर्चा होने वाला है। फिर बोलता है स्टॉक मार्केट की कंडीशन भी देख लो कि भैया मार्केट अगर बूम पे जा रहा है तो आप इक्विटी शेयर इशू करके पैसा उठा लो, अगर मार्केट डिप्रेशन पे है मतलब गिर रहा है तो मार्केट से पैसे मत उठाओ। फिर बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी अदर कंपनी का, मतलब आप अपनी कंपनी तो कर रहे हो चला रहे हो ठीक है, लेकिन अदर कंपनी को भी ध्यान में रखो कि वो जो आपके कॉम्पिटिटर है वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप भी अपने कैपिटल के डिसीजन लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है फिर उसके बाद भैया फिक्स कैपिटल क्या है। फिक्स कैपिटल आपको मैंने बताया कि भैया जो लंबे समय के लिए लॉन्ग 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 पीरियड के लिए अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका क्या है, फिक्स कैपिटल है। फिर अगर मैं बात करूं कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन से, तो आपको पता चलता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस के गोल को जो देखते हुए चल रहे हो, प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि भैया लॉन्ग टर्म के डिसीजन बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट लगने वाला है। लार्ज अमाउंट जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, कैपिटल में पैसा लगना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगना, ठीक है ना, और रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इतने अगर आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हो तो भैया सीधी सी बात है पूरा पैसा आप लौट के आपके पास नहीं आएगा, अगर आपको लॉस होता है तो आधा से ज़्यादा डूब जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा डिसीजन कि कभी भी आप इसको वापस से दोबारा चेंज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि भैया आपने एक बार अगर ऐसा डिसीजन ले लिया है, जो कैपिटल आपने डिसीजन लेकर कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपको आगे जाके लॉस ही देकर जाएगा अगर आप दोबारा उसको चेंज कर रहे हो तो। नेक्स्ट आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में होने वाला जो पैसा यूज होता है वो उसकी वर्किंग कैपिटल मानते हैं। उसको हम करेंट एसेट का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो आपके पास दो बातें हैं वर्किंग कैपिटल के जो टाइप्स हैं, वो होता है एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होता है वो ये बोल रहा है कि भैया टोटल जितना भी आपके पास वर्किंग कैपिटल जो आपने बिजनेस चलाने के लिए रखा है, वो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब आप जो भी छोटे छोटे खर्चे कर रहे हो उस सामान को बनाने के लिए, क्योंकि वो जब तक बनेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, तो जब तक उसको तुम बना रहे हो, कोई भी थिंग बना रहे हो, कोई भी चीज ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें जो खर्चे लग रहे हैं वो सब आपका वर्किंग कैपिटल का यूज होता है। जैसे ही वो बिकता है उसके बाद जो पैसा मिलता है उस पैसे से आप क्या कर रहे होते हो, बाद में फिर बोलते हो कि भैया ये प्रॉफिट आया लेकिन इसमें से मेरा इतना वर्किंग का पैसा था जो मैंने ऑलरेडी इसमें लगाया हुआ है, और फिर उसके बाद कुछ पैसा रोलिंग पे चला जाता है जो आपको वापस से घूम कर फिर क्या हो रहा है कि आप यही काम करते रहोगे, साइकिल चलती रहेगी कि भैया पहले वर्किंग में आया, फिर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बिका, फिर पैसा आया, फिर वर्किंग में गया, फिर प्रोडक्ट बना, फिर ऐसे करके आप उसमें से बीच से अपना प्रॉफिट का मार्जिन निकालते जाते हो। फिर फिर आता है भैया आपका जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है कि भैया आप अगर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आपका बिजनेस साइज देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, क्या नेचर है वो देखो, स्कोप क्या है, ऑपरेशन कैसी है आपके बिजनेस की। बेसिकली आपका बिजनेस अगर बड़ा है तो सीधी सी बात है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर आप बहुत हाई लेवल पर बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको फिक्स कैपिटल, जो आपकी फिक्स कैपिटल है उसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा होगी। फिक्स कैपिटल मतलब कि जो आपके मशीनरी, प्लांट, टेक्नोलॉजी, इन सब में जो पैसा लगने वाला है, लंबे समय के लगने वाला है, इसकी खर्च ज़्यादा होगा।
टेक्नोलॉजी अगर अपडेट की बात करोगे तो भैया अपडेशन की बात करें भैया, बहुत बिजनेस में आपका जो टेक्नोलॉजी वो हमेशा अप टू डेट रखते हो तो आपका कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आपको दिख रही है तो सीधी सी बात है, आपको पैसा कैपिटल ज़्यादा लगेगा। फिर डिवर्सिफिकेशन की भी सोच रहे हो तो भी आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर आपको कैपिटल के बारे में सोचना है, फिक्स कैपिटल आपकी कैसी रखनी है, छोटी कम ज़्यादा में चल जाएगा कि नहीं, तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको ज़्यादा चाहिए हो, पैसा आपको ज़्यादा चाहिए। क्योंकि डिवर्सिफिकेशन क्या बोलता है कि भैया अभी तक मैं इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहा था, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक के साथ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे काम करने वाला हूँ कि लाइक क्लोथ एंड शूज़, या फिर मैं कॉस्मेटिक, ये अलग अलग विंग्स में भी काम करने वाला हूँ। तो ये क्या हो रहा है, डिवर्सिफिकेशन हो रहा है मेरे बिजनेस का। मैं अभी तक क्या इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक पे काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक में फैन और जो भी इलेक्ट्रिक पे चलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उन पे काम कर रहा था, लेकिन अब मैंने क्या बोल दिया कि अब मैं दूसरी चीज़ करने वाला हूँ, तो ये डिवर्सिफिकेशन है। तो इसके लिए मुझे पैसा ज़्यादा लगेगा। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव अगर मैं बोलता हूँ बिजनेस में आपके पास और ऑल्टरनेटिव क्या है फाइनेंस के, तो आपको वो भी देखने पड़ेंगे कि भैया मेरे पास अगर एक तरीका है कि मैं एक तो मैं क्या करूँ, फिक्स एसेट में सीधे सीधे पैसा फंसा दूँ कि मेरे को अगर ट्रकों की ज़रूरत थी जो मेरा माल लेकर जाएं, तो मैंने ट्रक खरीद ही लिए। तो मैंने एक बार दिमाग नहीं लगाया कि हो सकता है कि मुझे खरीदना नहीं था, मैं इसको अगर लीज पे भी ले लेता, किसी से रेंट पे ले लेता या ट्रांसपोर्ट सर्विस ले लेता, तो मुझे सस्ता पड़ जाता। तो वो बोल रहा है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव का भी ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपको क्या करना है कि बिजनेस में खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लीज पे भी लेकर काम कर सकते हो, इससे आपका फिक्स कैपिटल कम हो जाएगा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कि जितना ज़्यादा आप बड़े लेवल पे लोगों को जोड़ते जाओगे तो आपका फिक्स कैपिटल, आपकी खुद की जिम्मेदारियां कम होती जाएंगी, क्योंकि उन वो सबसे मिलकर पैसा आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपको प्लांट और मशीन में जो खर्चा होने वाला है वो कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अब यहाँ पर लास्ट बचा है कि भैया वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करती है कि भैया आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपको वर्किंग कैपिटल की बात करें, बिजनेस आपका बड़ा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर कम और ज़्यादा का खेल है। फिर बोलता है भैया स्केल ऑफ ऑपरेशन, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें, ये भी अगर मान लीजिए आपका बिजनेस करने का लेवल बहुत हाई है तो आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो पैसा लगने वाला है उसको कितना रखना है। आपका बिजनेस बड़ा है तो आप ज़्यादा रखोगे, छोटा है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। आगे बढ़ाता हूँ, बिजनेस साइकिल की बात करें, बिजनेस साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि अगर आप आज सामान बनाना चालू करते हो और 10 दिन के अंदर आपको सामान बिककर आपको पैसे मिल जाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम लगेगी। लेकिन अगर आप आज सामान बनाना चालू करते हो और 1 साल लग जाता है बनाने में, और फिर 1 साल बाद वो मार्केट में जाएगा, बिकेगा, फिर आपको पैसा मिलेगा, तो सीधी सी बात है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। तो ये साइकिल है। हाँ, फिर सीजनल फैक्टर कि भैया नहीं, आपको कुछ सीजन में काम करना है, दिवाली आएगी तो ही आपका बिजनेस चलेगा, तो भैया उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। जब आपका सीजन नहीं रहेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगी। प्रोडक्ट साइकिल पांचवा बोलता है, प्रोडक्ट साइकिल तो भैया आपका प्रोडक्ट बनता कितनी जल्दी है। अगर जल्दी बन गया तो भैया आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी, अगर बहुत देर से बनता है तो आपको ज़्यादा लगेगी। ये सेम पॉइंट है। फिर उसके बाद क्रेडिट अलाउंस कि भैया आपने सामने वाले को कितने उधारी दे सकते हो और कितने समय तक रोक सकते हो। अगर मान लो सामने वाला आपको सामान आपका खरीद के लेकर जाता है और वो बोल रहा है कि भैया आपको आराम से पैसे चुकाएगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने पैसे तो दिए नहीं अभी आपको। अगर आप बोलते हो कि क्रेडिट अवेल्ड, मतलब कि अगर आप भी ऐसे हो कि भैया मैं भी किसी को सामान देता हूँ और मैं भी बोलता हूँ ठीक है उधारी बाद में रहेगा, मेरे को जब मैंने उसको बोला कि भाई देख, दो चीज़ होती है, एक तो सामने वाले व्यापारी ने तुमसे सामान खरीदा है और तुमको पैसे लेट दिए, तो वो तुम्हारा क्रेडिट अलाउंड होता है कि भाई तुमको क्या किया है, तुमने बोल रखा है कि भाई ठीक है तुम बाद में देना आराम से। तुमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी क्योंकि अभी तुमको अपने जेब से पैसा लगाकर प्रोडक्ट बनाना है। अगर तुम क्रेडिट अवेल्ड की बात करते हो कि भैया तुमको भी मटेरियल खरीदना होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो तुम जिससे खरीदते हो वो तुमको बोलता है कि कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से पैसा दे देना, कोई दिक्कत नहीं, तो तुमको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। याद रखना, अगर वो तुमसे ज़्यादा जल्दी पैसे लेता है कि जो तुमको मटेरियल पहले दिया है, बोला कि भाई मेरे को पैसे तो जल्दी चाहिए, तो तुमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि तुम जिससे सामान खरीद रहे हो वो तुमको उधारी दे नहीं रहा और तुम जिसको सामान बेच रहे हो उसको तुम उधारी दे रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। लेकिन तुम अगर सामने वाले को उधारी दे रहे हो तो अब तो ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर तुम किसी और से सामान जो खरीद रहे हो, सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जिसने तुमको पैसे जो सामान भेजा है, अगर वो तुमको बोल रहा है कि मेरे पैसे का इंतजार नहीं करूंगा, मुझे तुरंत पैसा दो, तो तुमको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। फिर आता है 8 पॉइंट, जहाँ पर बोलता है भैया आपको जो आपका रॉ मटेरियल अगर वो आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप कहीं से भी आपका रॉ मटेरियल इजीली आपको मिल जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। लेकिन आपका रॉ मटेरियल जो है वही इतना कॉस्टली है और वो आपको नॉर्मली मिलता नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी।
ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करें, अगर आप बिजनेस को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है और प्रॉफिट आ रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है, वर्किंग कैपिटल आपका नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी प्योर है, आप बिजनेस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट भी इतने अच्छे नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपका वेस्ट ज़्यादा जा रहा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर बिजनेस की ग्रोथ दिख रहा है तो उसको पैसे ज़्यादा चाहिए, तो उसको वहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि भैया ग्रोथ दिख रही है। अगर ग्रोथ नहीं दिख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी आपको नहीं लगेगा। फिर लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें कि बिजनेस में अगर और भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अगर अब बैठे हुए हैं और आपको दिख रहा है कि भैया इन लोग अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जल्दी बना रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं, तो और आपको भी उस लेवल पे जाना है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। फिर बोलता है इन्फ्लेशन, भैया ये तो महंगाई है, अगर महंगाई बढ़ गई तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। चलिए, आज का चैप्टर 9 चैप्टर खत्म होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। थैंक यू सो मच।